कहानी की शुरुआत हैलोवीन की डरावनी रात से होती है। हमारा हीरो डेक्स अपनी माँ के साथ घर पर आराम से हॉरर मूवी देख रहा होता है। तभी डेक्स मजाक में अपनी माँ से पूछता है, हम इतने डरावनी मूवी क्यों देख रहे हैं। इस पर उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि इसी में असली मज़ा है। कुछ देर बाद डेक्स की माँ किचन में कुछ पीने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करने की कोशिश करती है तो लाइट ऑन नहीं होती। तभी अंधेरे में उसे अचानक अपने पीछे लाल मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है। घबराए हुए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद उसका वहम था, लेकिन अगले ही पल वही रेड मास्क वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। किचन से आती चीखों की आवाज़ सुनकर डेक्स दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी होती है। तभी डेक्स के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी तरह उस रेड मास्क वाले हमलावर को मार गिराते हैं। लेकिन अपनी माँ को इस तरह खोने का सदमा डेक्स के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। कई साल बीत चुके होते हैं और अब डेक्स बड़ा हो चुका है, लेकिन बचपन में अपनी माँ के साथ हुई उस डरावनी घटना का सदमा आज भी उसके दिल से नहीं निकला होता। शायद इसी वजह से हॉरर से डरने की बजाय डेक्स का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया होता है। वो अक्सर हॉरर मूवीज़ और हॉरर इवेंट देखता रहता है। एक दिन डेक्स के पिता को पता चल जाता है कि वो ब्लड फेस्ट नाम के हॉरर फेस्टिवल में जाने वाला है। लेकिन डेक्स के पिता को हॉरर, खून खराबा और ऐसे इवेंट बिल्कुल पसंद नहीं होते। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे डेक्स के ब्लड फेस्ट पास ही फाड़ देता है। ये देखकर डेक्स का दिल टूट जाता है और सीन शिफ्ट होता है। टीवी पर ब्लड फेस्ट का एड चल रहा होता है। उसे देखकर डेक्स का दिल और ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका सपना टूट चुका होता है। कुछ देर बाद डेक्स का दोस्त उसे मिलता है। डेक्स उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद सब दोस्त मिलकर कोई ना कोई तरीका सोचने लगते हैं ताकि डेक्स को ब्लड फेस्ट के अंदर पहुंचाया जा सके। आखिर में डेक्स अपनी दोस्त एशली को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ब्लड फेस्ट ले चले। पहले तो एशली मना करती है, लेकिन डेक्स के बार बार कहने पर वो मान जाती है। अब सभी दोस्त मिलकर ब्लड फेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और शानदार हॉरर फेस्टिवल होता है। हर तरफ हॉरर डेकोरेशन, अजीब कॉस्ट्यूम और एक्साइटेड लोग नजर आ रहे होते हैं। ये सब देखकर डेक्स और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और फेस्टिवल के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होता। लोग मजे कर रहे होते हैं और हर तरफ अलग अलग डरावने कैरेक्टर घूम रहे होते हैं। लेकिन एंट्रेंस पर सिक्योरिटी डेक्स को रोक लेती है, क्योंकि उसके पास वैलिड एंट्री नहीं होती। तभी एशली अपनी पहचान का इस्तेमाल करके डेक्स को किसी तरह अंदर एंट्री दिलवा देती है। अंदर आने के बाद डेक्स की मुलाकात उसके फेवरेट हॉरर एक्टर से होती है। एक्साइटेड होकर डेक्स बताता है कि उसकी सीरीज का पार्ट 4 उसका फेवरेट है। लेकिन आब्रस्ट की बात सुनकर डेक्स हैरान रह जाता है। आब्रस्ट बताता है कि उसने अपनी मूवी का एक भी पार्ट नहीं देखा और उसे हॉरर फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात डेक्स को काफी अजीब लगती है। इस बीच डेक्स का दोस्त उसे एक बड़ी पार्टी की तरफ ले जाता है। पार्टी शुरू हो चुकी होती है और वहाँ ब्लड फेस्ट के स्टाफ ने बहुत ही अजीब और डरावने मास्क पहने हुए होते हैं और कुछ लोगों के हाथ में चेनसो और दूसरे हॉरर प्रोप्स भी होते हैं, जैसे पूरा माहौल और भी क्रीपी लगने लगता है। थोड़ी देर बाद ब्लड फेस्ट का होस्ट स्टेज पर आते ही सबका स्वागत करता है और कहता है कि हमने इतनी हॉरर मूवी बना ली है कि अब हमें डर लगना ही बंद हो गया है। लेकिन आज ही रात हम सिर्फ हॉरर मूवी नहीं दिखाएंगे, बल्कि तुम सबको उसका हिस्सा बना देंगे। इतना कहकर होस्ट रेड नाम के मास्क्ड किलर को स्टेज पर बुलाता है। रेड धीरे धीरे स्टेज पर आता है और उसका डरावना चेहरा देखकर पूरी भीड़ कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। होस्ट मजाकिया अंदाज में कहता है कि जो स्टेज पर आएगा, रेड उसका काम तमाम कर देगा। सभी लोग इसे सिर्फ एक परफॉर्मेंस समझकर हंसने लगते हैं। इसके बाद होस्ट दो लड़कियों को स्टेज पर बुलाता है। दोनों बिना डरे स्टेज पर चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है। लेकिन अगले ही पल रेड अचानक उन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग को लगता है कि ये फेस्टिवल का ही कोई स्क्रिप्टेड शो है। तभी भीड़ में से एक आदमी जोर से पूछता है, मूवी की शूटिंग कब शुरू होगी। इस पर होस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, शूटिंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। होस्ट की ये बात खत्म होते ही ब्लड फेस्ट का पूरा स्टाफ अपने डरावने मास्क पहनकर चेनसो और दूसरे हथियार निकाल लेता है। होस्ट जोर से चिल्लाता है, और हाँ, ये सब बिल्कुल असली है। बस इतना सुनते ही फेस्टिवल में अफरा तफरी मच जाती है। ब्लड फेस्ट के स्टाफ लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक के बाद एक लोग मारे जाने लगते हैं। अब हर कोई अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे मजाक ही समझ रहे होते हैं।
उन्हें लगता है कि ये स्पेशल इफेक्ट और एक्टिंग का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ ही पल बाद उनकी भी सच्चाई से मुलाकात हो जाती है और वो भी बच नहीं पाते। इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर डेक्स और उसके दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ ब्लड फेस्ट के स्टाफ के कॉस्ट्यूम और मास्क रखे होते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि वो शायद यहाँ छुपकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। तभी रूम के दूसरे दरवाजे की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आती है। डेक्स और उसके दोस्त सावधानी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आता। अगले ही पल दूसरा दरवाज़ा खुलता है और एशली डायरेक्टर घबराए हुए उस रूम के अंदर आ जाते हैं। रूम के अंदर पहुंचते ही डायरेक्टर सबसे पहले अपना फ़ोन निकालता है, सिग्नल चेक करता है, लेकिन किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। अब पांचों मिलकर यहाँ से जिंदा निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। फिल फैसला करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डोर को हैक करके बाहर निकलेंगे। डेक्स उसे याद दिलाता है कि ब्लड फेस्ट के होस्ट ने कहा था कि अगर उन्होंने हॉरर मूवी के रूल्स फॉलो किए तो उन्हें बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर डेक्स की बात को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देता है। तभी अचानक डायरेक्टर के फ़ोन में सिग्नल आ जाता है। बिना देरी किए वो 911 पर कॉल करता है, लेकिन फ़ोन उठाते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस नहीं बल्कि ब्लड फेस्ट के लोग ही बात कर रहे होते हैं। इसे साफ हो जाता है कि पूरा फेस्टिवल पहले से ही उनके कंट्रोल में है। इस बीच चेन सो लिए हुए कुछ किलर्स उस रूम तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अब हमें ब्लड फेस्ट का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है, जहां होस्ट और उसकी टीम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए होते हैं। वहीं से वो सीसीटीवी कैमरा देख रहे होते हैं और पुलिस बनकर लोगों की इमरजेंसी कॉल का जवाब भी दे रहे होते हैं। मतलब बाहर से मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। सीन वापस डेक्स और उसके दोस्तों पर आता है। डेक्स सबको हॉरर मूवी के रूल्स समझाता है, कहता है कि अगर वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात पर हंस देता है और उसे पागल समझता है। आगे बढ़ते हुए डायरेक्टर एक ज़ॉम्बी को देखकर भी कहता है कि ये सब फेक ट्रैक्टर्स हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे ज़मीन के अंदर घसीट ले जाते हैं। कुछ ही पलों में डायरेक्टर का काम तमाम हो जाता है। अब बहुत सारे ज़ॉम्बी उन सब के पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह भागते भागते वो एक घर के अंदर पहुंचते हैं, जहां हॉरर एक्टर पहले से छुपा हुआ होता है। डर के मारे वो दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है, लेकिन डेक्स जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर सबको अंदर ले आता है। फिर सब मिलकर दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। डायरेक्टर की मौत से एशली पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। तब सैम डेक्स से कहती है, तुम्हें इतनी हॉरर मूवी देखी है, अब हमें यहाँ से जिंदा निकालने का कोई प्लान भी तुम्हें ही बनाना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद डेक्स कहता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, अगर बचना है तो उन्हें इन लोगों से लड़ना पड़ेगा। इस बीच घर के बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है और क्रिल को पकड़ लेता है, लेकिन डेक्स हिम्मत दिखाते हुए वक्त पर उसकी जान बचा लेता है। लड़ाई के दौरान सबकी नज़र ज़ॉम्बी के शरीर पर लगे गोप्रो कैमरा पर पड़ती है। तब उन्हें समझ आता है कि होस्ट उनकी हर मूवमेंट लाइव देख रहा है। ये ज़ॉम्बी भी किसी डिवाइस की मदद से कंट्रोल किए जा रहे हैं। सैम ध्यान से देखकर अंदाज़ा लगाती है कि सिग्नल का सोर्स कहाँ हो सकता है। इस बीच हमें ब्लड फेस्ट के स्टाफ को भी दिखाया जाता है, जो कंट्रोल रूम में बैठकर ज़ॉम्बी को रिमोटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। डेक्स और सैम सिग्नल सोर्स तक पहुंच जाते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त घर के अंदर एशली और क्रिल दरवाजे को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पीछे बेसमेंट से अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस आते हैं और एशली, क्रिल और एब्जर्ट उनसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डेक्स और सैम उस सिग्नल को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद डेक्स आखिरकार उस सिग्नल को रोकने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही सिग्नल बंद होता है, सारे ज़ॉम्बी एक साथ डीएक्टिवेट होकर गिर जाते हैं। इस तरह सभी लोग फिलहाल के लिए बच जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे होस्ट ये सब लाइव देख रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि गुस्सा होने की जगह वो मुस्कुराने लगता है। फिर वो अपनी टीम को तुरंत ज़ॉम्बी का सिग्नल दोबारा ठीक करने का ऑर्डर दे देता है। अब डेक्स और उसके दोस्तों को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में डेक्स और एब्जर्ट हॉरर मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डेक्स उसकी पुरानी फिल्मों की तारीफ करता है, जबकि एब्जर्ट भी अपनी मूवी की स्टोरी के बारे में उसको कुछ बताता है। तभी क्रिल को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ ही पल बाद एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक आदमी उनके सामने आ जाता है। उसे देखते ही सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक पुरानी हाई स्कूल बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में क्रिल सबसे अलग हो जाता है। स्कूल के अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें छुपाने के लिए अंदर ले लेता है।
सब उसे बाहर निकलने का रास्ता पूछ ही रहे होते हैं। अचानक वही बड़ा आदमी वहां पहुंच जाता है और उसे वहीं बेरहमी से मार देता है। ये देखकर डेक्स और उसके दोस्त घबरा जाते हैं और भागते हुए एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। रूम के अंदर डेक्स को अचानक एब्जर्ड की मूवी की स्टोरी याद आती है। उसे याद आता है कि फिल्म में ये बड़ा आदमी अपने पिता की बात मानता था। तब डेक्स एब्जर्ड को पूरी स्टोरी समझाता है। कहता है कि अगर आप उसके पिता बनने की एक्टिंग करें तो शायद ये प्लान काम कर जाए। एब्जर्ड हिम्मत करके रूम से बाहर निकलता है और उस बड़े आदमी के सामने उसके पिता होने की एक्टिंग करने लगता है। कुछ देर के लिए वो बड़ा आदमी सच में उसकी बात मान भी लेता है, लेकिन तभी एब्जर्ड गलती से एक गलत नाम बोल देता है और उस आदमी को शक हो जाता है। लेकिन तब तक डेक्स और सैम को बाहर निकलने की चाबी मिल चुकी होती है। डेक्स जानबूझकर उस बड़े आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि एब्जर्ड की जान बच सके। सब लोग भागते हुए बाहर की तरफ दौड़ते हैं। वहां क्रिल पैलेस से ही हाथ में जलती हुई मशाल लेकर खड़ा होता है। सही मौका देखकर वो उस बड़े आदमी पर हमला कर देता है और आखिर में उसे मार गिराता है। इस तरह सबकी जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद सैम को एक छुपे हुए दरवाजे के पीछे टनल मिलती है। डेक्स को इस रास्ते पर भरोसा नहीं होता। वो पूछता है कि क्या ये सही में सेफ भी है। सैम जवाब देती हैं कि इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सभी लोग उस टनल के अंदर उतर जाते हैं। नीचे पहुंचकर उन्हें एक और बंद दरवाजा मिलता है, लेकिन क्रिल अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस लॉक को खोल देता है और सब लोग टनल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। टनल से गुजरते हुए सभी लोग पुराने मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं। थिएटर के अंदर का नज़ारा काफी अजीब होता है क्योंकि हर एक सीट पर डरावनी डोल बैठी हुई होती है। उन्हें देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें किसी आदमी की दर्द भरी चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। सैम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी सैम उस आदमी के पास पहुंच जाती है। पास जाकर पता चलता है कि वो आदमी ब्लड फेस्ट के गेट पर सबके पास चेक कर रहा था। सैम देखती है कि उस आदमी के सामने टाइमर चल रहा है। अगर टाइमर खत्म हो गया तो उसकी मौत पक्की है। वो आदमी सैम से कहता है कि सामने रखे बॉक्स के अंदर जो बटन है उन्हें दबाना होगा। जैसे ही सैम बॉक्स के अंदर हाथ डालती है, वो आदमी खुद को आजाद कर लेता है और सैम उसकी जगह फंस जाती है। मौका मिलते ही वो धोखेबाज वहां से भाग निकलता है। इधर डेक्स और एब्जर्ड सैम को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते में वही आदमी उनके पास से भागते हुआ निकलता है। जब दोनों सैम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैम ने उस आदमी की जगह खुद को फंसा लिया है। सैम पूरी बात बताती है कि एब्जर्ड टाइमर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से टाइमर और भी ज़्यादा जल्दी तेज घूमने लगता है। सिचुएशन को देखकर एब्जर्ड एक बड़ा फैसला लेता है। वो सैम को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। कुछ ही पल बाद टाइमर खत्म हो जाता है और एब्जर्ड की मौत हो जाती है। इस बीच सीन डेक्स के पिता की तरफ शिफ्ट होता है। वो इंटरव्यू में ब्लड फेस्ट के खिलाफ बातें कर रहा होते हैं। कह रहे होते हैं कि ये फेस्टिवल कितना खतरनाक और घिनौना है। वापस ब्लड फेस्ट में डेक्स और सैम को एशली और क्रिल भी मिल जाते हैं। एशली सबको बताती है कि बाहर निकलने के लिए ज़रूरी की कार्ड डायरेक्टर के पास था और डायरेक्टर की मौत के बाद वो की कार्ड भी उसके साथ ही चला गया। तभी अचानक रेड उनके सामने आ जाता है। देखते ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए दोबारा भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे बॉम्ब्स रखे होते हैं। क्रिल सबसे पहले ऊपर चढ़कर रास्ता देखता है। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं। आगे पहुंचकर वो एक अजीब जगह देखते हैं जहां चारों तरफ डरावनी डोल रखी होती हैं और ऐसा लगता है कि सारी डोलें उनकी तरफ ही घूर रही हैं। तभी उनके पीछे से बहुत सारे जोकर आ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वक्त ज़ोंबी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब डेक्स, सैम, एशली और क्रिल चारों मिलकर अपनी जान बचाने के लिए सबसे लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान उन्हें डायरेक्टर भी नजर आता है, लेकिन अब वो ज़ोंबी बन चुका होता है। एशली हिम्मत करके उसके पास की कार्ड लेने जाती है, लेकिन डायरेक्टर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। मरते मरते वो की कार्ड डेक्स की तरफ फेंक देती है, जिससे डेक्स उसे पकड़ लेता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेक्स, सैम और क्रिल वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब सीन एक बार फिर ब्लड फेस्ट के कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है। होस्ट देखता है कि ज़ोंबीज को कंट्रोल करने वाले लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। गुस्से में आकर वो पूरे कंट्रोल रूम को ही बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद डेक्स, सैम और क्रिल उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें ब्लड फेस्ट से बाहर निकलना था। वहां उन्हें वही धोखेबाज आदमी भी मिलता है जिसने सैम को फंसाया था। क्रिल तुरंत की कार्ड मशीन में लगाता है, लेकिन दरवाजा की कार्ड से नहीं खुलता। क्रिल तुरंत उस इलेक्ट्रॉनिक डोर को हैक करने लगता है। उस वक्त डेक्स और सैम की नज़र में एक अजीब लड़की पड़ती है।
क्रिल उसे देखते ही कहता है कि वो उस लड़की को पहले से ही जानता है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की बिना कुछ सोचे क्रिल पर हमला कर देती है। इसके बाद वो डेक्स और मैक्स पर भी अटैक कर देती है। काफ़ी मुश्किल लड़ाई के बाद सैम आखिरकार उस लड़की को मार गिराती है। मैक्स तुरंत क्रिल के पास पहुंचता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिल अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वहीं दम तोड़ देता है। तभी हैक पूरा हो जाता है और दरवाजा आता है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ इंसान को देखकर डेक्स के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने पिता होते हैं। इस दौरान रेड सैम को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वही धोखेबाज आदमी डेक्स के पिता से कहता है कि अगर आपने रेड को नहीं मारा तो सैम भी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन डेक्स के पिता बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को गोली मार देते हैं। और तभी कहानी का सबसे मेन ट्विस्ट सामने आता है। रेड असल में कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की होती है और वो डेक्स की अपनी बहन निकलती है। इतना ही नहीं, डेक्स को ये भी पता चलता है कि ब्लड फेस्ट के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी के अपने पिता है। ये सच सुनकर डेक्स पूरी तरह टूट जाता है। डेक्स गुस्से में पूछता है, आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप हॉरर मूवी से नफरत करते हैं। उसके पिता जवाब देते हैं, हॉरर मूवी ने तुम्हारे माँ को मुझसे छीन लिया, अब मैं इस दुनिया से हॉरर को खत्म कर दूंगा। इसके बाद डेक्स की बहन उन्हें वहां से निकलने की कह के और वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही डेक्स और सैम वहां से जाने लगते हैं तो कंट्रोल रूम में बैठे लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे वो दोनों फिर से वहीं फंसे रह जाते हैं। डेक्स कुछ देर के लिए बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, लेकिन सैम उसे समझाती है अगर अब वो नहीं लड़े तो बहुत सारे लोग और मारे जाएंगे। यह बात सुनकर डेक्स खुद को संभालता है और दोनों मिलकर ब्लड फेस्ट को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करते हैं। दोनों एक ट्रक लेकर सीधा कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर डेक्स के पिता होस्ट के पास पहुंचते हैं और उनसे पूरा इवेंट रोकने के लिए कहते हैं। तभी डेक्स की बहन वहां आकर बताती है कि उसने डेक्स को और सैम को घर भेज दिया है। ये सुनकर डेक्स के पिता कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इस बीच डेक्स और सैम कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते भर ज़ोंबी और उन पर हमला करते रहते हैं। कंट्रोल रूम में होस्ट और डेक्स के पिता एक खास डिवाइस एक्टिवेट कर देते हैं जो सबके पासिस से कनेक्टेड होता है। डिवाइस एक्टिवेटेड होते ही रिस्ट बैंड पहने हुए इंसान के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरने लगता है। इसका असर सैम पर भी होता है। वो अपना होश खो बैठती है और इस अफरा तफरी में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। डेक्स किसी तरह टावर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सैम ट्रक में नहीं है। अगले ही पल सैम उस पर हमला कर देती है क्योंकि रिस्ट बैंड ने उसका दिमाग पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। उधर डेक्स के पिता को पता चलता है कि डेक्स अब भी बिल्डिंग के अंदर है। इस बात को लेकर उनकी और होस्ट के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। तभी डेक्स टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये सब रोकने की गुजारिश करता है, लेकिन बात बढ़ जाती है और डेक्स के पिता गुस्से में आकर होस्ट को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो अपनी बंदूक डेक्स की तरफ तान देता है। डेक्स को लगता है कि वो उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत उसके पिता से भी नहीं होती। इस दौरान जब डेक्स के पिता सबको मारने ही वाले होते हैं, तब पीछे से डेक्स की बहन उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार गिराती है। इसी के साथ ब्लड फेस्ट का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर में डेक्स की इसी तरह सैम को रेस्ट बैंड का असर खत्म कर देता है और सैम दोबारा नॉर्मल हो जाती है। डेक्स की बहन उन दोनों को अलविदा कहती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ब्लड फेस्ट की ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।